कोई कह रहा है कि इकोनॉमिक्स यहां हार्ड था तो साइंस यहां इजी है, तो कोई कह रहा है इतिहास बहुत आसान आया है। कुल मिला के मामला बस इतना है कि कोई भी पेपर आसान नहीं आया है। बात है जो सीधा सीधी पेपर कठिन आया है, कठिन आया है और कठिन आया है। कहीं किसी सेक्शन में जब ज्योग्राफी आसान पूछा गया तो इतिहास को कठिन बनाया गया। एक एक सेक्शन हर बार इजी रहा है। आज के पेपर में मेरा जो ओवरऑल एनालिसिस है वो ये बताता है कि इतिहास और करंट अफेयर के खंड्स में थोड़े प्रश्न ऐसे स्तर के थे जिनको छात्र एक नजर में बना पा रहे थे। अभी तक का करंट अफेयर्स दूर दूर तक हवा नहीं लग रहा था। आज के जो पेपर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे वो दिखे दिखे से लग रहे थे। उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि हां भाई ये पेपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन को देखा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। त्रुटियां सबसे होती हैं, दो चार हमसे भी हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, इसलिए क्योंकि लगातार और लाइव आंसर कराना होता है। आज ये 20 अप्रैल आपको पता है कि तारीख है और 20 अप्रैल के दिन आज तारीख है। सेकंड शिफ्ट का हम पेपर कर रहे हैं सामान्य अध्ययन का। चलिए सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पृथ्वी से बाहरी जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मतलब ये आपसे जानना चाह रहा है कि पृथ्वी से बाहरी जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्या उसे जूलॉजी कहते हैं? तो आप भी जानते हैं कि ये नहीं होगा। बायोकेमिस्ट्री भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कौन नहीं? आंसर हो जाएगा जीनोबायोलॉजी। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा जीनोबायोलॉजी। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। नए नामित एग्रीयोडोटोसॉरस हेल्प बाई पित्रे का जीवाश्म कहां मिला है? यह क्वेश्चन काफी ज्यादा है। कुछ लोग इसका जो उत्तर मिल रहा है उत्तर ब्रिटेन नजर आ रहा है, इसीलिए हम लोग आयोग के उत्तर का भी इंतजार करेंगे। और मेरे हिसाब से फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर जो है वो डी विकल्प जाएगा मेरे दोस्तों, डी विकल्प जाएगा। पिछले वाले की तुलना में जिनका जिनका आज पेपर था जरा करेंट करके बताइए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इट शुड हैव बीन यू पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इस पुस्तक के बारे में पूछ रहा है कि यह पुस्तक किसका है। रोमिला थापर का है, जैन डानिसन का है, अरुंधति रॉय का है या एंड्रिया मारा का है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा एंड्रिया मारा। उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या उत्तर हो जाएगा? एंड्रिया मारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मुद्राओं में सही विकल्प क्या है? कह रहा है कि कुवैती मुद्रा जो है, कुवैती मुद्रा के बारे में कह रहा है कि कुवैती दिनार मजबूत मुद्रा है। ब्रिटेन में यूरो प्रयुक्त होता है। उसके अलावा जीबीपी जिब्राल्टर पाउंड का कोड है और स्विस फ्रैंक का कोड CHF है, CHF है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम फोन की बात करते हैं तो 4 का आंसर क्या जा रहा है मेरे दोस्तों? तो 1 और 4 सही जा रहा है, यानी कुवैती दिनार सबसे मजबूत है और स्विस फ्रैंक का कोड क्या है? तो CHF है, CHF है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते कह रहा है 2025 के फिजियोलॉजी या मेडिसिन। देखिए इस बार नोबेल प्राइज ने खूब लोगों को छकाया है। नोबेल प्राइज के प्रश्नों से हर शिफ्ट में लगभग एक प्रश्न पूछे गए हैं, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पूछे गए। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं उन सभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों को जिनको 72वीं बीपीएससी देना है उन सभी लोगों को बता देता हूं कि वैकेंसी एक सप्ताह में आ जाएगी, एक वीक के अंदर में वैकेंसी आएगी, ये कंफर्म है। और सुन लीजिए इसकी परीक्षा का भी डेट बता देता हूं। इसकी परीक्षा 26 जुलाई 2026 को होगी, यह भी ध्यान रख लीजिए। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में एईडीओ की परीक्षा आप सभी लोगों के लिए एक सबक है। सबक इस मायने में है कि परीक्षा के स्तरीय प्रश्नों को देखते हुए आपको अपने तैयारी को मोड़ना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगर हम बात करें आपसे तो 26 जुलाई को पेपर होने की बीपीएससी 72वीं की संभावना है। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप इसी अनुरूप अपनी तैयारी करें। खैर फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं वो कह रहे हैं विजेता सिमोन सागागुची किस देश के हैं? तो नाम से ही पकड़ में आ जा रहा है कि यूएसए, इंग्लैंड और स्वीडन का नाम नहीं है। ये सागागुची नाम से ही पकड़ में आ जा रहा है कि जापान इस प्रश्न का क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर कहते हैं एयर इंडिया फ्लाइट 171 के बारे में पढ़िए। एक दर्दनाक हादसा जिसने कई परिवारों को सूना कर दिया, एक ऐसा हादसा जिसने भारत को वैश्विक स्तर पर भारत को एक बार लाके सामने खड़ा किया और फ्लाइट सुरक्षा को लेकर के सबके मन में डर बैठा दिया था। मुझे भी याद है ये घटना जो हुई थी
12 जून 2025 को अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ था। हिथ्रो हवाई अड्डा लंदन पर इसको उतरना था, ये पूछ रहा है। दूसरा 260 यात्रियों की मृत्यु, जहां तक मुझे याद है 280 की हुई थी, है ना। और चौथा है 7878 ड्रीम लाइनर था। तो देखिए ड्रीम लाइनर तो था, ये भी सही है। हिथ्रो लंदन में है, याद रखिएगा, हिथ्रो लंदन का एक एयरपोर्ट है और 12 जून को हुआ था। उत्तर चला जाएगा ए विकल्प मेरे दोस्तों, ए विकल्प। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खो खो विश्व कप के बारे में सही कथन कौन सा है। खो खो के बारे में ये मुंबई में आयोजित हुआ, ये फरवरी 2025 में आयोजित हुआ। भारत विजेता और नेपाल उपविजेता रहे। उपयुक्त में से सभी, देखिए एक मैं अंतर आपको बता रहा हूं। अंतर मेरे दोस्तों यह है कि पहले प्रश्न आता था कि खो खो 2025 विश्व कप का विजेता कौन है। पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आता था बीपीएससी के अंदर में या टीआरई में, वो सवाल आता था कि खो खो 2025 का विजेता कौन है। तो आप मार देते थे कि फलना देश विजेता रहा, भारत विजेता है। लेकिन अब वो नहीं आ रहा है, अब इसी विश्व कप से सवाल आ रहे हैं, लेकिन इसके 5 अगर जानकारियां आपके पास नहीं है तो करंट का सवाल आपसे नहीं बनेगा। ये बात आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। कोई भी करंट का सवाल, आप देखिए ये भी सवाल जो करंट का अभी दिखा था, ये भी क्या था, ये मुद्राओं के बारे में सही विकल्प, कुवैती दिनार, ब्रिटेन का यूरो, जीबी, जिब्राल्टर पाउंड और स्विस फ्रैंक। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी करंट के प्रश्न दिख रहे हैं, सब प्रश्न ऐसे हैं जो आपको लगेंगे कि आपको आ रहे हैं, लेकिन आपसे गलत करवा दिए जाएंगे। ये एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, एग्जामिनर आपसे गलत करवा देगा। भाई इस बात को देखिएगा। तो आप समझ जानते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी विकल्प हो जाएगा। भारत विजेता और नेपाल उप विजेता रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न लेते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि 2024 आईसीसी अवार्ड विजेताओं के क्रम में कौन सा विकल्प सही नहीं है के बारे में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए आईसीसी पुरुष सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। आजमतुल्ला उमरई को मिला था, ये भी अंपायर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है, इसीलिए प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्या कह रहा है सवाल, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए है और कारण आर अंकित किया गया है। कह रहा है 100 रुपए का सिक्का आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर जारी किया गया। तो देखिए आरएसएस फैक्टर बहुत क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है। पिछली बार भी ये पूछ दिया था दिल्ली के मुख्यमंत्री वाला सवाल के अंदर में, है ना, कि भाजपा कितने साल बाद, ये लिख देता कि दिल्ली में कितने साल बाद, तो उसने लिखा कि भाजपा जो है कितने साल के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठी है। तो हमको लग रहा है कि क्वेश्चन बनाने वाला आदमी मोदी जी का आदमी है ना। एनीवेज ये जोक है। आरएसएस के ऊपर देखिए एक और सवाल पूछा गया है। 100 रुपए का सिक्का आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जारी किया गया। दूसरा, भारतीय मुद्दों पर भारत माता प्रथम बार दर्शा गई। जरा मुझे बताइए कि इतिहास के छात्र हैं तो भारत माता का तस्वीर जो है ये कब बनाया गया था, भारत माता की तस्वीर कब बनाया गया था। चलिए तब आगे की बातचीत करते हैं। तो प्रश्न का सही विकल्प ए चला जाएगा, ए चला जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है दुबई में भारत को एशिया क्रिकेट ट्रॉफी मोहसिन नकवी द्वारा हैसियत यानी हैसियत से दी जाने वाली थी। अब मुझे बताइए कि हैसियत से दी जाने वाली थी जो है प्रश्न बना दिया है। अब देखिए इसका जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज किस हिसाब से है, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन ये क्या दिखाता है। क्या ये स्तरीय भाषा है, क्या ये भाषा स्तरीय है, या तो गूगल ट्रांसलेटर का यूज करके ट्रांसलेट कर दिया है। तो मेरा ये कहना है कि ये भाषा देखिए, भाषा जो है ना विवादास्पद भाषा है। खैर वे पाकिस्तान के गृह मंत्री थे। दूसरा कह रहा है एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी के सभी हैं और इनको इसी हैसियत में दी गई है ना। मतलब कुछ भी लिख दे रहे हैं क्वेश्चन बनाने में भैया, है ना, थोड़ा सा सोचना चाहिए। या हो सकता है हम ही गलत हो। आयोग तो आजकल जन्म करते हैं थेथराई कर रहा है, देख ही रहे हैं। तो अब क्या कर सकते हैं आप। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार का वित्तीय वर्ष, देखिए इकोनॉमिक्स के टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि अमेरिका के अंदर में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अक्टूबर से लेकर के 30 सितंबर।
ठीक है। अब अगर हम बात करें तो पहले आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर अलग होता था, नॉर्मल हमारा एफवाई अलग होता था, मार्च टू अप्रैल वाला, वहां जुलाई टू जून का होता था, अब उसको समाप्त करके कॉमन कर दिया गया है। और अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर 1 अक्टूबर से है। और मेरा अगला निवेदन है, अमेरिका के जगह इस बार पूछ दे कि ईरान का किस में है। अगला बार 72वीं में थेथराई करिएगा, भरपेट थेथराई करिए, छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दीजिए, उसको खा जाइए, है ना, लाइए कांटा चम्मच घोंप घाप के छात्र को मुआ दीजिए। ये सवाल का ये लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भारत का नहीं, वो हमको लग रहा है कि वो जो आदमी नौकरी पकड़ेगा एईडीओ की, तो बिहार के किसी पंचायत में नौकरी नहीं करेगा, वो अमेरिका के किसी पंचायत में जाके नौकरी करेगा। इसलिए उसको पता होना चाहिए कि वहां का फाइनेंशियल ईयर क्या है। मतलब लॉजिक का हमको नहीं समझ में आ रहा है कि किस लॉजिक से सवाल पूछा गया है ना। बाकी बहुत बढ़िया सवाल बनाया गया है, कह नहीं सकते हैं। और अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं तो जरा कमेंट बॉक्स में बता भी दीजिएगा, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर जो है अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर है। आइए उसके बाद अगला प्रश्न बढ़ते हैं, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखिए, द चोला टाइगर्स हैं, द ट्यूबवेल हाउस है, चोला टाइगर्स के अलावा ट्यूबवेल हाउस भी है, उसके बाद द इल्यूमिनेटेड है, और मदर मेरी कम्स टू मी। मदर मैरी होगा, मेरी लिख दिया, कोई बात नहीं। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो पहला जो चोला टाइगर्स है इसके कौन है? अश्विनी सांघी है। द इल्यूमिनेट्स के कौन है? आनंदिता घोष हैं। ट्यूबवेल के कौन है? तो आपको पता अभिषेक चौधरी हैं। एंड मदर मेरी कम्स टू मी का अरुंधति रॉय है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विकल्प मेरे दोस्तों, बी विकल्प। क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी विकल्प। अगला प्रश्न लेते हैं, कह रहे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 के बारे में ये पूछ रहा है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आप जानते हैं कि दोनों को मिला है ज्वाइंट रूप से, तो जब ज्वाइंट रूप से दोनों को मिलेगा तो आंसर क्या चला जाएगा? सी विकल्प जाएगा। आंसर सी विकल्प चला जाएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए, एक टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है, कह रहा है CRISPR, क्रिस्पर एक टेक्नोलॉजी है। किस चीज की टेक्नोलॉजी है भैया? तो आप भी जानते हैं, जीन एडिटिंग, जो आने वाला भविष्य है उसी जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट अगला कह रहा है, देखिए किस शास्त्र में? तो रसायन शास्त्र में। रसायन शास्त्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक किन देशों में हैं? तो याद रखिएगा, ये देश है जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन। करेक्ट आंसर चला जाएगा बी विकल्प। करेक्ट आंसर चला जाएगा बी विकल्प, बी विकल्प। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 है मेरे दोस्तों। 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 की बात कर लेते हैं। बाकी आप लोग सुबह सुबह 7 बजे प्रतिदिन आप रत्नेश सर की क्लास में इतिहास का सुबह सुबह 7 AM की क्लास जरूर यूट्यूब पर किया कीजिए। काफी अच्छा और मेहनत कर सर पढ़ाते हैं। सुबह सुबह आप लोग क्लास करने आया कीजिए, और अगर नहीं आइएगा तो ठीक बात नहीं है ना। सुबह सुबह रोज मेहनत से पढ़ा रहे हैं रत्नेश सर, उठ के 7 बजे। आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, रोज घर से झगड़ा करके आते हैं कि भैया 7 बजे भोरे भोरे जाने का मतलब 6 बजे उठ के एकदम तैयार होके चलना है ना। तो चलिए 7 AM की अब बात कर लेते हैं। TRE4 का बैच, TRE4 का नया बैच आ रहा है। अब नया बैच में नए तरीके से पढ़ाना होगा। और जितने भी लोग सिविल सर्विसेज वाले हैं, यानी BPSC 72वीं वाले हैं, आप भी तैयार रहिएगा 72वीं BPSC वाले में। 72वीं BPSC वाले रेडी रहिएगा। 72nd BPSC वाले भाई रेडी रहिएगा। ऑफिसर्स एकेडमी कुछ खास करेगा। कह रहा है द्रव्यमान M का एक वस्तु मुक्त रूप से गिर रहा है और उसका त्वरण स्थिर रहता है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा भाई? निष्कर्ष निकलेगा कि वस्तु की वेग समान रूप से बढ़ेगी, वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विकल्प दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न अगला कह रहा है कि एक कृष्ण पिंड यानी ब्लैक बॉडी एक आदर्श अवशोषक तथा विकिरक होता है। विकिरक होता है ये आपसे कह रहा है। कह रहा है कृष्ण पिंड से विकिरण परावर्तित नहीं होता है। कृष्ण पिंड उच्च तापमान पर अधिक ऊर्जा विकसित करता है। तो आप जानते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है भाई? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। कह रहा है अवशोषित या आवेशित चार्ज की बात कर रहा है। आवेशित धात्विक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और चालक में आवेश केवल बाहरी सतह पर ही स्थित होता है। सही विकल्प का चुनाव करिए। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों सही हैं और ए इसकी करेक्ट व्याख्या भी करता है।
फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में आइंस्टीन का समीकरण क्या है, E बराबर एच वी माइनस। तो कह रहा है कि धातु का कार्यफलन के बारे में बोल रहा है, वर्क फंक्शन दर्शाता है। यदि एच वी लेस देन है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, और फोटोन की तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का गतिज बढ़ जाता है। गलत है, 1 एंड 2 इज सॉरी, हाँ 1 एंड 2 इज करेक्ट, यानी आंसर हो जाएगा बी विकल्प, बी विकल्प। यदि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में संचरित होती हैं तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत दोलन करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें ऊर्जा और संवेग वहन करती हैं। तो आप जानते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, यानी आंसर जाएगा सी विकल्प, सी विकल्प। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला कह रहा है, निम्न प्रकाशीय खोजों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ह्यूजेंस का प्रकाश की तरंग सिद्धांत, दूसरा न्यूटन का कण सिद्धांत, तीसरा यंग का व्यक्तीकरण, और चौथा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी विकल्प। सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर 1, फिर 3 और फिर 4, 2 1 3 4, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला कह रहा है कि सूची 1 को यानी भौतिक अवधारणा को सूची 2 से मिलाइए। डी ब्रॉगली परिकल्पना है, क्रॉम्पटन प्रभाव है, जीमैन प्रभाव है, और युग्म उत्पादन है, युग्म उत्पादन है। तो करेक्ट आंसर में देखिए एक ही को में पकड़ा जा रहा है, ए ऑप्शन से ही, ए ऑप्शन से ही पकड़ा जा रहा है, ए ऑप्शन से ही पकड़ा जा रहा है। आप भी जानते हैं ए का क्या होगा, 3 होगा, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। करेक्ट एलिमिनेशन मेथड से आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर में बदलने के लिए, एमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप भी जानते हैं कि क्या करना पड़ेगा भाई, तो पैरेलल में कि सीरीज में, तो पैरेलल में निम्न प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। तो समानांतर श्रेणी के अंदर में क्या करना पड़ेगा, निम्न प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा। अगला कह रहा है कि अपघटन नियतांक लैम्डा और अधार्य टी 1/2 का संबंध क्या है। तो आप इक्वेशन पढ़े होंगे, बहुत सिंपल, और आपको पता होगा कि टी 1/2 यानी ये चल जाएगा इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बिग बैंग से थ्योरी से पूछा है कि बिग बैंग थ्योरी निम्न में से किस पर्यवेक्षण को समझाता है। तो आप भी जानते हैं क्या देता है कि बिग बैंग थ्योरी ये बताता है कि ब्रह्मांड का समान रूप से प्रसार किस प्रकार से हुआ है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस आसानी से द्रवीकृत हो जाती है। अगर आसानी से द्रवीकृत मतलब लिक्विफाई हो जाती है तो आप भी जानते हैं NH3 हो जाएगा, NH3। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किस मिशन के माध्यम से किया है। तो ये तो मैंने खुद पढ़ाया आपको क्लास में, करंट अफेयर में, एक्सियम 4 4 नहीं 5 बार ये पोस्टपोन्ड हुआ, और 5 बार पोस्टपोन्ड होने के बाद ये जो है आगे बढ़ा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बढ़ता, उत्तल लेंस में यदि वस्तु को टीएफ यानी फोकल लंबाई का 2 गुना पर रखा जाए तो बनने वाली प्रतिबिंब क्या होगी। देखिए ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो रियल इमेज बनेगा और 2f पर और धातु के समान आकार का बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 29 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रोपोस्फेयर में लगभग सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। उसके अलावा बात करें स्ट्रेटोस्फेयर अधिकांशतः बादलों से मुक्त है, बिल्कुल। ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है। और मीजोस्फेयर पृथ्वी की रक्षा करता है, बिल्कुल, क्योंकि उल्का पिंड जो आते हैं उनको वो जला देता है। तो 1 2 3 यानी डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा, डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 30।
चलिए तो बढ़ते हैं, कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए भाई। आइए, कहां से कौन प्रक्षेपित किया गया है? उपग्रह प्रक्षेपण यान श्रृंखला की बात कर रहा है। पहले तो विद्यार्थी को यह पता होना चाहिए कि जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, एएसएलवी का क्या होता है, एसएलवी का क्या होता है और पीएसएलवी का क्या होता है। ये चारों का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए भाई? तो चारों का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की बात कर रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो प्रथम पीढ़ी आपको पता है एसएलवी थी। प्रथम पीढ़ी क्या थी? एसएलवी थी। द्वितीय पीढ़ी एएसएलवी थी। तृतीय पीढ़ी की अगर बात करेंगे तो तृतीय पीढ़ी पीएसएलवी थी। और अभी चतुर्थ पीढ़ी कौन सी है? तो जीएसएलवी है। तो करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा। ए विकल्प चला जाएगा। अगला लेते हैं, कोशिका के आत्मघाती थैले किसको कहते हैं? ये कोई अच्छा सवाल आया है जो बच्चा खुश होकर बनाया होगा, और याद रखिएगा लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैले। तो आत्मघाती जो है लाइसोसोम को ही कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, बच्चा देख के कॉन्फिडेंस बढ़ाया होगा। ब्लास्ट फर्नेस की बात करते हैं, भट्टी। तो भट्टी के अंदर में लोहे को क्या कहा जाता है? तो आपको ही पता है कि रॉट आयरन नहीं, स्टील आयरन नहीं, पिग आयरन कहा जाता है। पिग आयरन कहा जाता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोकैरियोटिक्स में डीएनए प्रतिकृति के दौरान आरएनए प्राइमर को हटाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्ञात जीव माना जाता है? तो आप भी जानते हैं कि सबसे ऊंचा ज्ञात जीव मानने की बात आएगी तो सब आप कहेंगे सर वृक्ष ही है, सॉसेज है क्या, बरगद है क्या? नहीं, सिकोया ब्रिज को माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, कह रहा है विस्फोटक। अगला प्रश्न कह रहा है कि विस्फोटक बीज फली जो बहुत तेज वेग से बीज छोड़ती है और उन्हें लंबे दूरी तक भेजती है, किसमें देखी जाती है? तो आप ध्यान रखना दोस्तों, ये किसमें? साल्विया में भी बहुत सारे लोग इसका आंसर जो है साल्विया भी ले सकते हैं और बहुत सारे लोग नारियल भी लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से खैर हम लोग आयोग के उत्तर का इंतजार करेंगे। फिलहाल हम लोग इसका इम्पेटियस लगाते हैं, इम्पेटियस लगाते हैं। अगला, पौधे भारत में औपनिवेशिक और ब्रिटिश शासन से भी जुड़े हैं और भारतीय धरती पर हुए कुछ विद्रोहों से भी जुड़े हैं। वह विकल्प चुने जिसे किसी महान स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा रहा हो। तो अगर स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे तो इंडिगो फेरा टिक्टोरिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी विकल्प हो जाएगा। सी विकल्प हो जाएगा। इस व्यक्ति को इस क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको भारतीय जाना जाता है? तो आप भी जानते हैं विलियम रॉक्सबर्ग को जाना जाता है। विलियम रॉक्सबर्ग को जाना जाता है। अगला 38 नंबर सवाल अगर हम बताएं, 38 कह रहा है उपयुक्त पोषक माध्यम प्रदान करने के कोशिका के संपूर्ण जीवों के निर्माण की घटना को हम क्या कहते हैं? तो आप भी जानते हैं इसको टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। टोटीपोटेंसी कहते हैं। अगला, वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से एक को उसके आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व के आधार पर हरा सोना कहा है। तो जानते हैं हरा सोना जो अपने दोस्तों के लिए आप खोजते हैं। आज के बाद कोई भी आपका दोस्त कहे कि तुम उससे क्या चाहते हो, तो कहना हम तुमको हरा सोना देना चाहते हैं। हरा सोना किसको कहा जाता है? तो बांस को कहा जाता है। जो बांस होता है उसको क्या कहते हैं? हरा सोना कहते हैं, है ना। ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। तो आप अपने दोस्तों के लिए हरा सोना का व्यवस्था कर दीजिएगा, है ना। क्या चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला, कौन सा कथन जूनोटिक रोग का सही वर्णन करता है? तो जूनोटिक रोग के बारे में आप जानते हैं कि यह केशुरुकी और मनुष्यों के बीच एक साझा रोग है। आंसर बी विकल्प जाएगा। प्रकार 1 यानी तत्काल अति संवेदनशीलता मुख्य रूप से किसके द्वारा मध्यस्थिता की जाती है? तो आप भी जानते हैं किसके द्वारा की जाएगी? डी विकल्प इस प्रश्न का, IgE। इसका नाम क्या हुआ पहले तो यही कमेंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन वंशागति का नियम नहीं है? पूछ रहा है आपसे।
नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अपघटन का नियम, स्वतंत्र अपघटन का नियम। वाटसन और क्रिक, देखिए कई बार कुणाल सर और साजिद सर क्लास में पढ़ाते हैं, हम सुने हैं कई बार स्टूडियो के बाहर कि वाटसन एंड क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए, क्या बायोलॉजी ठीक था ना इस बार? इजी है, मॉडरेट, तो मॉडरेटे को इजी समझिए। अब नहीं बना पाएगा ना, 10 में कितना? 5 बनाएगा, 6। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए डबल हेलिक्स यानी द्वि हेलिक्स मॉडल में डीएनए के 2 तंतु इस प्रकार चलते हैं। तो किस प्रकार चलते हैं? तो प्रति समानांतर चलते हैं, प्रति समानांतर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, कह रहा है ड्रोसोफिला को आनुवांशिक मॉडल जीव के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया? तो याद रखना, थॉमस हंट मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने। वह लक्षण जो किसी जीव के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनुकूलन कहते हैं, अनुकूलन। इसका इंग्लिश क्या होता है? एडप्टेशन होता है, एडप्टेशन। अगला बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 पर, 46 पर बढ़ते हैं, 46 पर। आइए 46 नंबर सवाल लेते हैं, है ना। कर्क रेखा का विचार करते हुए निम्न में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र भिन्न है? कौन सा लौह इस्पात संयंत्र भिन्न है भाई? तो देखिए 2 चीज समझिए। अब इसको कैसे आप बाइफरकेट करेंगे ये देखिए। जमशेदपुर जो है टाटा का, ऐसे करेंगे क्या? किस तरह के कोयले का इस्तेमाल होता है, पावर कौन सा जनरेशन होता है? तो बोकारो इसमें क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बोकारो इसमें क्या होगा? अलग होगा। आयोग के उत्तर का भी इंतजार करना होगा। अभी कथन है, कह रहा है मानसून वन सर्वोत्कृष्ट कहे जाते हैं, कारण वे सारे भारत में प्राकृतिक आवरण बनाते हैं। तो आप भी जानते हैं कि प्राकृतिक आवरण की जब हम बात करते हैं तो भैया गलत बोल रहे हो तुम, सारे भारत में कैसे बना लेंगे? वो कवर तो एक बार में कर ही नहीं पाते हैं, यानी आर क्या है? आर गलत है। 48 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कह रहा है कि विशिष्ट सूकर कटक, दूसरा कह रहा है समतल सतह की संरचनात्मक घाटी, चौड़ी अभिनति घाटियां और हिस्पर हिमनद। 4 ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या चला जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा, ए विकल्प चला जाएगा। और ये डी से पकड़ में आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, डी का 1 विकल्प है। 49 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य लगभग समान आकृति के हैं? तो देखने में अगर समान की बात करेंगे तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जो है कैसे दिखते हैं? समान आकृति के दिखते हैं, समान आकृति के दिखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 51, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सतपुरा पश्चिम से पूरब की ओर फैली है, पश्चिम से पूरब की ओर, बिल्कुल सही बात है ना। दूसरा, भारत के मध्य भाग में सतपुरा को महादेव त्रिवेणियों के रूप में जाना जाता है। सतपुरा प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा है। सतपुरा विंध्यन श्रेणी से लंबी है, यह गलत बात है। आंसर क्या होगा? डी विकल्प हो जाएगा। अगला लेते हैं। अगला कह रहा है कि थार के रेगिस्तान में मरुस्थली क्या है? थार के रेगिस्तान में मरुस्थली क्या है? नदियों द्वारा विकसित उर्वरक भूमि, बालुका स्तूप एवं दून दोनों, निम्न वर्षा एवं गतिशील रेत का क्षेत्र या अनुप्रस्थ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, निम्न वर्षा एवं एवं गतिशील रेत का क्षेत्र, गतिशील रेत का क्षेत्र। आइए, कह रहा है एक तरफ नदी है और एक तरफ क्या है? उद्गम है। एक तरफ नदी है तो महानंदा तो 1 नंबर में मिला दीजिए सिक्किम से, तो 1 का डी है। ए गलत हो गया, गलत हो गया। अब सी ऑप्शन दिख नहीं रहा है, नीचे डी, नीचे वाला भी है डी, इसलिए आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 का क्या है? 2 का ए और सी है।
चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो 2 बागमती नेपाल से निकलती है, 2 का ए, ये सही हो गया, आंसर ए हो जाएगा। बाकी जाने की जरूरत नहीं। कमला जो है नेपाल से निकलती है, घाघरा नामफा नेपाल से निकलती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बिहार के कितने जिले के मुख्यालय का नाम उनके जिले के नाम के समान है? देखिए बिहार स्पेशल है और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 29। पहले कितना था? चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है देशांतरीय विस्तार वही रहा, अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 30 मिनट के बराबर घट गया। इसमें अविभाजित बिहार का 54.15 क्षेत्रफल शामिल है। तो भैया उपरोक्त में से कितने सही हैं? तो याद रखिएगा सभी के सभी तीनों सही हैं। और किसकी बात कर रहा है? अविभाजित बिहार का 54.15 क्षेत्रफल शामिल है। कौन घटेगा नीचे जाएगा? तो किसका बंटवारा हुआ लास्ट में? निम्न में से कौन सा दून घाटी के पश्चिम में है? दून घाटी के पश्चिम में है तो पिजौरी है। कौन है? पिजौरी दून है, पिजौरी दून है। अगला, निम्नलिखित देवताओं में से किसको ऋग्वेद में ऋतस्य गोपा कहा गया है? किसको कहा गया है? तो बताइए, ये तो क्लास का क्वेश्चन है ना? रत्नेश सर पढ़ाए हैं। भगवान वरुण देव को क्या कहा गया है? वरुण देव को क्या कहा गया है? वरुण देव को मनु क्या कहा गया है? ऋतस्य गोपा कहा गया। लेकिन अब क्या करिएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इतिहास धनाधन देखते हैं। आसान सवाल है। सिकंदर ने राजा पुरुराज को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था? तो मुझे बताइए, आंसर हो जाएगा झेलम और चिनाब के बीच का। कह रहा अशोक के उच्च अधिकारी उज्जैनी एवं तक्षशिला प्रशासनिक द्वारा निरीक्षाटन में प्रत्येक कितने वर्षों में जाया करते थे? तो 5 साल में, मोदी जी की तरह चुनाव में जाया करते थे, है ना? अगला प्रश्न लीजिए। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन एक राजा कनिष्क से संबंधित है? तो आप भी जानते हैं अश्वघोष। कनिष्क याद है ना? बौद्ध संपत्ति वाला कश्मीर न मिश्रा जी। चलिए, किस विजय पर अलाउद्दीन खिलजी को कारा के अलावा अवध का गवर्नरशिप दे दिया गया था? तो भिलसा जीते थे, भिलसा। शासक बनने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक किस सुल्तान के अधीन काम कर चुका था? सॉरी, किसके अधीन काम कर चुका था? तो खुसरो शाह के अधीन काम कर चुका था। अगला प्रश्न आइए। कह रहा है हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हल्दी घाटी के नेतृत्व में मुगल सेना का नेतृत्व बिल्कुल ये किया था मान सिंह ने और आसफ खान ने। आंसर क्या जाएगा? बी विकल्प जाएगा। अगला, शेरशाह के शासन में शब्दावली राय किस चीज से है भाई? तो राय है भूमि के राजस्व से। अगला कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? बनारस का संस्कृत कॉलेज याद है जब अरे भाई साहब एक बात कहना चाहते हैं। परसों हमें वो क्वेश्चन कराया रात में, ऑप्शन सहित चेप लिया है तो ई क्लास में हम सेम ऑप्शन का क्वेश्चन कराए हैं, सेम, जिसमें हमने बताया कि एकदम ऑप्शन सेम है, यही सेम चेप लिया है। देख लीजिए क्या हो रहा है आयोग में। परसों रात में रीसेट सीरीज में कराए हैं इस क्वेश्चन को, देख लीजिएगा। कलकत्ता का मदरसा कब हुआ? 1781 में। इसके बाद अब हिंदू लोग बोला कि नहीं नहीं मेरा संस्कृत कॉलेज, तो संस्कृत कॉलेज कब? 1791 में। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज कब? 1800 में। और कलकत्ता हिंदू कॉलेज कब? ये गलत है, आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये भी हम आपको उस दिन डिस्कशन में बताए हैं, सब ऑप्शन में उठा लिया है मेरे क्वेश्चन से। और कहा है, हमने बताया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज अंग्रेजों के यहां जब आईसीएस की परीक्षा होती थी तो उसमें नियुक्ति के लिए कैसे भी लवासना लोग जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर में, तो ये ट्रेनिंग सेंटर था आईएएस अधिकारियों का, फोर्ट विलियम कॉलेज। जा हो बीपीएससी, यही जैसे ऑप्शन सहित उठा लिया है, बताइए। देखिए, हम एक बात आपसे कहते हैं, ऑफिसर्स एकेडमी अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चला रहा है। आप जिंदगी में कोई काम करिए या मत करिए, कुछ भी पढ़िए या मत पढ़िए, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आपने रीसेट सीरीज के क्वेश्चंस कर लिए जितना हम लोग करा रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मुहर लगा के, कि आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा कोई।
क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन कराया जा रहा है और उससे ज्यादा वो डिस्कशन दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए काफी है, काफी है। जाके मिला लीजिएगा, परसों का खोलिए, मिल जाएगा। दूगो तक क्लास हुआ है मेरा रीसेट का। चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रशिया यानी ईरान के शाह के दरबार में ब्रिटिश दूत के रूप में नियुक्त करके भेजा गया था? तो किसको भेजा गया था भाई? तो याद रखिएगा, जॉन मैकॉलम को भी भेजा गया था और मेहंदी अली खान को भी भेजा। मेहंदी अली खान को नहीं। चलिए तो केवल 1 है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, अभी 4 दिन पहले ही बताए हैं कि इसने कहा कि गांव गांव नहर। देखो फाउंडेशन बैच वालों, जो लोग बीपीएससी फाउंडेशन प्री मेंस पढ़ रहे हैं, याद है ना कॉपियां में कहे थे कि एग्जाम में सवाल आएगा, आ गया, आया ना, लिखवाए हैं ना कॉपी में, खोल के देख लेना, है ना। अच्छा वो छोड़ो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये भी रीसेट में कराए हैं हम। रीसेट में पहले दिन में आया था लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन जाइए वीडियो खोल के देखिए 3 दिन पुराना यूट्यूब का। इसीलिए कह रहे हैं कि जिंदगी आपका रीसेट कर देगा। ऑफिसर एकेडमी का रीसेट सीरीज फ्री में यूट्यूब पर चल रहा है, सब विषय का। हमने बताया है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की एक उपलब्धि रही है कि उन्होंने सिंचाई आयोग का गठन किया, इसकी अनुशंसा हुई और अनुशंसा पर उन्होंने क्या कहा कि गांव गांव नहर कोष बना दीजिए, है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि किसके अध्यक्षता में बनाया गया था? तो आपको याद होना चाहिए सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ के अध्यक्षता में। नेक्स्ट, बिहार में स्थित बराबर की गुफाएं किस धर्म? बराबर है तो मुझे बताइए कि बराबर किससे रहेगा? आजीवक से रहेगा, आजीवक से रहेगा। नेक्स्ट आइए, कह रहे हैं निम्नलिखित शासकों में से किसने अवंती को मगध साम्राज्य में? भाई देखिए, जो लोग बीपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एंशिएंट और मेडाइवल को इग्नोर कर रहे हैं तो आपका लोटिया गुल हो जाएगा, बत्ती बुझा जाएगा। बुझा जाएगा कि नहीं? अभी तक लगातार क्या मिल रहा है? खाली एंशिएंट मेडाइवल। लग रहा है मॉडर्न कुछ भी नहीं किया है, हैं? खाली एंशिएंट मेडाइवल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 46 का ए, 46 में चेंज है। कोई बात नहीं, कर देंगे। 68 की अगर बात करें तो 68 नंबर में कौन सा वंश? शिशुनाग वंश, शिशुनाग, है ना। चलिए अगला, 1920 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस, ये मेरा क्वेश्चन यूट्यूब पे कराया हुआ, भागलपुर 12वां अधिवेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। आइए 1908, ये भी परसों करवाए हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड। कौन थे? किंग्सफोर्ड के ऊपर बग्गी पे हमला। फाउंडेशन बैच वालों ध्यान रखना। नेक्स्ट, दिसंबर 1883 में आयोजित इंडियन नेशनल, देखिए कांग्रेस नहीं है, बच्चा कांग्रेस पढ़ता है, ये कॉन्फ्रेंस है। एवो ह्यूम ने बैठक बुलाई थी और बैठक बुलाने के बाद ये बैठक कहां हुई थी? तो मद्रास में हुई थी। और इस मद्रास की बैठक में आनंद मोहन बोस क्या बनाए गए थे? इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। बहुत सारे लोग कहेंगे सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनाए गए थे, लेकिन अध्यक्षता जो है आनंद मोहन बोस को ही मिली थी। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि मेढक के समान 1 वर्ष टराने? देखिए क्लास का क्वेश्चन है, के कहेगा ही? बताइए ये दोनों में से कौन है? लाला लाजपत राय की तिलक? बताओ। हम तो बताएंगे ही, ये तो हम क्लास में सोचिए, याद करिए। मैंने कहा था कि हर साल, सब महीना में नहीं, साल में 3 दिन ये जो है क्या करते हैं? 3 दिन का तमाशा याद है? पहला। दूसरा हमने कहा था कि मेढक की तरह टरटराते हैं, किटी पार्टी मनाते हैं, है ना। किस वायसराय के काल को मिशंस, ओमिशंस और कमीशंस के रूप में जाना जाता है? इस व्यक्ति ने सब काम अच्छा किया, एक के वो काम खराब कर दिया, वो था बंग और भंग। अदरवाइज ये आदमी हीरो आदमी था। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं 1916 के लखनऊ पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी सब तो बच्चा वाला सवाल है। गरम दल को पुनः मिलाने में चिन्हित किया गया, हाँ। लखनऊ टेलीविजन प्रभुत्व था, हाँ। संवैधानिक सुधार कॉन्फ्रेंस और लीग में समझौता हुआ, हाँ। फिरोज शाह मर चुके थे भाई। तिलक की एंट्री, इन्होंने कहा था जाते जाते कि तिलक
तभी कांग्रेस में शामिल होंगे। दो आदमी ने कहा था कि हमारा जिंदा जी नहीं हो सकते हैं। बेचारा तिलक जिंदा वो दोनों जिंदा था, जैसे ही तिलक जेल से छूट के आए वो दोनों मर गया। एक का नाम फिरोज शाह मेहता और दूसरे का नाम एक का नाम फिरोज शाह मेहता और दूसरे का नाम बताइए क्या है? दूसरे का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। एनसीईआरटी क्लास 12 में दिया हुआ है कि दोनों की मृत्यु हो गई 1915 में और उसके बाद तिलक कांग्रेस में शामिल हुए। तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 ये भी पढ़ाया हुआ सवाल है, बाहर नहीं जाएगा रे भाई। 1905 में किस महीना में बंगाल विभाजन की घोषणा है? ध्यान रखिएगा 20 महीना कौन सा, यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है। ब्लेड बैच तो छोड़ दीजिए, जुलाई। गदर पत्रिका आपका पहला अंक किस भाषा में? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी की गुरुमुखी? उर्दू भाषा में छपी थी। उर्दू में बहुत लोग गदर को जो है ना, गदर को बहुत सारे लोग गौ से गदर और गुरुमुखी समझ लेते हैं और यही एग्जाम में गलती करते हैं। उर्दू में छपी थी। अगला कह रहा है वैंकावोर, याद है ना, जहाज ले जा रहा था, बीच में उतरने का कोशिश किया, उतारने नहीं दिया, कलकत्ता बजबज पे उतरा, गोली चला दिया गया। कौन था भाई? किसने किराए पे लिया था? बताइए, क्या वो सोहन सिंह थे कि करतार सिंह थे कि गुरदीत सिंह थे? आंसर होगा ए ऑप्शन, गुरदीत सिंह। एक नाम में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उनकी उम्र कितनी थी? देखिए भाई, दक्षिण अफ्रीका से लौटे 1915 में, ठीक है, और पैदा हुए थे 1969 में। तो 15 साल एनए ले लो, 31 साल एनए ले लो, 5 1 6 3 1 4 46। इबोकवा 1 साल घटा दो क्योंकि कॉमन एज आता है। मान लीजिए कि तुम 1 साल तुम्हारा पूरा हो गया तब ना 1 गिनते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन उम्र वाला आदमी जो 43 ही गलती कर दिया, बताइए हैं? लेकिन देखिए एगो बात आपको हम बताएं, क्वेश्चन को फंसा सकते हैं हम। दक्षिण अफ्रीका से गांधी तो 3 बार आए थे। लौटे मतलब क्या फाइनल लौटे थोड़े पूछ रहा है। 1897 में भी लौटे थे, 1901 में भी लौटे थे और तब 1915 में फाइनल लौटे थे। हालांकि थेथरा ही नहीं करना चाहिए, फाइनल लौटने को लौटना माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु असहयोग के प्रारंभ के दिन हुई थी? याद है, ये भी क्लास का पढ़ाया हुआ, यूट्यूब का पढ़ाया हुआ। 1 अगस्त 1920 बाल गंगाधर तिलक, तिलक कोष बनाया गया। 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना था, 7.5 लाख बिहार से 6 महीना में इकट्ठा हो गया। 1946 में किस तिथि को डायरेक्ट एक्शन डे? क्लास का पढ़ाया हुआ, यूट्यूब का पढ़ाया हुआ। 16 अगस्त 1946 को बंगाल के नोआखाली में 1,80,000 हिंदुओं की सड़कों पर नृशंस हत्या कर दी गई थी। चलिए, तो 1946 में मुस्लिम लीग ने कब बनाया डायरेक्ट एक्शन डे? यहीं पर महात्मा गांधी गए थे और यहीं पर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि गांधी जी आपने वो काम कर दिया जो 50,000 सैनिक मिलकर भी नहीं कर सकते थे। भारत के संविधान में निम्नलिखित को किस क्रम में रखा गया है? तो क्रम की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले राज्यों का नाम परिवर्तन, ये 1 नंबर पर आ जाएगा। तो यहीं से बाहर हो गया, खत्म खत्म खत्म, यही आंसर आ गया सी, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है ना, खत्म आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है संविधान का 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है रे भाई? तो याद रखिएगा, ओबीसी के आरक्षण से, शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। अगला अनुच्छेद 280 आपको ही पता है क्या है? वित्त आयोग है। 315 क्या है? संघ लोक सेवा आयोग है। 324 क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग। कर कौन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है भाई साहब, तो बी हो जाएगा। ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। रीथिंकिंग डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? रजनी कोठारी की एक किताब है, ध्यान रखिएगा, रजनी कोठारी की। अगला कह रहा है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान का पुनरावलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना? तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न लेते हैं, कह रहा है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बूढ़े कानून को वैध घोषित नहीं कर सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है, ये भी बात एकदम सही है
सही है क्या? नहीं, पहला गलत है, दूसरा सही है। आंसर हो जाएगा डी विकल्प। 87 नंबर सवाल की अगर हम बात करें, 87, देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन आया है 87 के अंदर में। आज का पेपर कंपैरेटिवली बाकी सेगमेंट साइंस को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो इजी है तीनों शिफ्ट के मुकाबले, जो तीनों दिन पेपर हुआ है उसके मुकाबले। देखिए सूची 1 का 2 से मिलान कीजिए, 1 का क्या करिए, 2 से मिलान कीजिए। कह रहा है कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, अधीनस्थ विधायन और सार्वजनिक उपक्रम। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें इसका, तो सबसे पहले प्राक्कलन समिति, आपको ही पता है व्यय में किफायत, लोक लेखा समिति विनियोजित लेखा की परीक्षा। तो 2 और 1 पहले खोज लीजिए, है क्या कहीं? 2 और 1, सी विकल्प इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्र हित में नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। राज्यसभा राष्ट्र हित को प्रशस्त ढंग से परिभाषित भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, इसीलिए वो कर भी सकती है। आंसर जाएगा ए विकल्प। 89 नंबर, मोदी सरकार, जय हो क्वेश्चन बनाने वाले, जय हो। मोदी सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। यहां पे एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट कर रहा था तो उसको बायस्ड नहीं होकर यहां पे लिखना चाहिए भारत सरकार, और 2014 लिख देता, 14 से 26। खैर मोदी सरकार बोलिए आप लोग भी, हम भी बोलेंगे। मोदी सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के लिए स्वच्छ भारत अभियान 2 तारीख को चलाया गया था, बिल्कुल सही बात। भारतीय अग्निपथ योजना 2022 में शुरू की गई थी, यस बॉस। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को रियायती ऋण प्रदान करने के लिए मुद्रा योजना 2015 में, यस बॉस। तीनों के दोनों सही हैं। उत्तर क्या होगा, कितने सही हैं? तीनों, सी ऑप्शन हो जाएगा। 90 सेंटर हेड को बुलाओ तो। पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? 243 डी के अंदर में, 243 डी के अंदर में। नेक्स्ट, 2015 में निम्न में से एक नीति आयोग का प्रथम सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? तो नीति आयोग का पहला सीईओ सिंधु श्री खुल्लर को किया गया था, सिंधु श्री खुल्लर को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 92 लेते हैं, 92 नंबर सवाल। 92 नंबर कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन एक कमिटी कर सुधारों से संबंधित नहीं है? तो तारपोड़े वाला कमिटी, चिलैया केलकर रिफॉर्म, ये तीनों क्या है? टैक्स रिफॉर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक इंगित करता है कि भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है? तो सभी के सभी जो है उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत में एक सेवा क्षेत्र में बढ़ते हुए उद्योगों योगदान का संचालक कारक नहीं है? तो आधारभूत उद्योगों में कमी कमी कमी। उस स्कीम को चुनिए जो भारत में वित्तीय समायोजन से संबंधित नहीं है। नहीं है तो ये भाई वित्तीय जीवन ज्योति, भाई इसमें इंश्योरेंस मिलता है, सुरक्षा मिलता है, मुद्रा मिलता है। मंत्री सुरक्षा योजना नाम की कोई योजना इस तरह की नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं जुलाई 2005 में भारत की राष्ट्रीय, अब बताइए ई डेटा कौन रखेगा रे भाई? ये बच्चा को भी नहीं पता रहेगा। आंसर होगा 5.2। इसका क्या तुक है समझ में नहीं आ रहा है। 97 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक किसी देश की आधारभूत संरचना का उदाहरण नहीं है? तो निजी मकान से देश की आधारभूत संरचना टेलीकम्युनिकेशन है, यातायात है, सार्वजनिक सेवाएं भी होंगी। कह रहे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार नामित स्मार्ट सिटीज की संख्या बिहार में उस समय के हिसाब से बिहार में 4 स्मार्ट सिटीज थी, ध्यान रखिएगा 4। अगला 99 जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है? 1106। आप जानते हैं सबसे ज्यादा हाईली डेंसली पॉपुलेटेड। बिहार की मुख्य फसलें क्या हैं? तो चावल, गेहूं और मक्का हैं। चावल, गेहूं और
मक्का हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा पेपर का डिस्कशन। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि एक दो त्रुटियां किसी से भी हो सकती हैं, है ना। हम लोगों ने कोशिश किया, जल्दी में कराने में एक दो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है जहां पे समझना रहता है। बाकी हम लोगों का कोशिश होता है कि 90+ एक्यूरेसी के साथ, 95% एक्यूरेसी के साथ हम लोग प्रश्नों को कराएं। बाकी प्रश्न देख के आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बीपीएससी आसान खिचड़ी अब नहीं रहा है। बीपीएससी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार लोक सेवा आयोग की कोई भी परीक्षा आपको देनी है तो आपको मजबूती से तैयारी करना पड़ेगा। मेरे भाई उठिए, जागिए, अपने बाजुओं पर भरोसा करिए, आप कर सकते हैं। दिन रात कलम घिसिए, किताबों को पढ़िए, अच्छे नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाइए, टीचर से गाइडेंस लीजिए जितनी जरूरत हो, सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए, एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, मानक पुस्तकों का अध्ययन करिए, लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, सुभाष, डॉक्टर सुभाष कश्यप सर की किताब हो, उसके अलावा स्पेक्ट्रम की किताब हो, बिपिन चंद्रा सर की किताब हो, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की किताब हो, जीसी ल्योंग की ज्योग्राफी की किताब हो। तो ऐसी किताबों का, मानक पुस्तकों का अध्ययन करिए, खुद के खुद नोट्स बनाइए, टीचर से मार्गदर्शन लीजिए और सिलेक्शन पाइए। अब रास्ता बीपीएससी के लिए आसान नहीं है। नहीं पढ़िएगा तो उसके बाद मजदूरी करना पड़ेगा, नहीं पढ़िएगा तो सूरत, बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता जाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार का गरीब माँ बाप का बेटा क्या करेगा? माँ बाप का बेटा क्या करेगा? बाबूजी खेत में हल जोत रहे हैं, बेटा कहीं जाकर मशीन में काम करेगा। यही हो रहा है बिहार के अंदर में। सबसे ज्यादा स्थिति खराब है हमारी। एक से एक वीडियोज आ रहे हैं बाहर से। अभी वो गुजरात का पता नहीं वो सही है कि गलत है वीडियो, आई डोंट नो। वो वीडियो भी वायरल हुआ कि उसमें मजदूरों का लाइन लगा हुआ है। तो कोई शौक से काम नहीं करना चाहता। आप मेहनत करके पढ़िए। पढ़ना सबसे आसान है। मैं आपको कहूं कि दिन भर काम करिए, खटिए और शाम में 500-400 रुपया मजदूरी मिलेगा या 800 रुपया मजदूरी मिलेगा। उससे बढ़िया है कि दिन भर बैठ के लाइब्रेरी में कलम चलाइए। वो ज़्यादा आसान काम है। मेहनत कीजिए और नौकरी छीन कर लीजिए। हम बस यही कहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और नमस्कार।